हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, ये जो इस पर 16 मई 1958 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। और सेक्शन 1 में ये मेंशन किया गया है कि हर मतलब राज्य सरकार अपने ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश करेगी और जिस तारीख से इसको लागू करना है उस तारीख से लागू करेगी। तो एमपी में ये एक्ट लागू है 2 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। सबसे पहले प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेशन का मतलब हम समझते हैं कि मतलब कोई भी अपराधी आता है जो उसको जेल भेजने की बजाय क्या कर दिया जाएगा, उसको किसी कंडीशन पर या टेम्परेरी छोड़ दिया जाएगा ताकि वो समाज में स्वतंत्र रूप से रह सके। ठीक है, तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो ऑब्जेक्ट है कि उसे जेल भेजने मतलब अपराधी को जेल भेजने के बजाय उसे रिफॉर्मेशन के लिए और उसको रिहेबिलिटेशन करने का अवसर दिया जाए। ये इस फिलोसॉफी पे काम करता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कुछ जानकारी थी। इसके आगे अब हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 कोड मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कोड से क्या संदर्भ लिया गया है? तो यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से लिया गया है, सेक्शन 2 में मेंशन है। तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी है, 2A में दिया है कोड जो सीआरपी से लिया गया है। 2B में प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन दिया है जिसके अंतर्गत सेक्शन 13 के अंतर्गत नियुक्त या मान्यता प्राप्त अधिकारी से। 2C में प्रिस्क्राइब्ड और 2D में दिया है कि जहाँ पर भी यहाँ पे कोई अगर वर्ड परिभाषित नहीं है तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग लिया जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्लॉज था। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 3 द कोर्ट कैन रिलीज एन ऑफेंडर आफ्टर वार्निंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। तो किस ऑफेंस के लिए कोर्ट वार्निंग दे के छोड़ सकता है? मतलब सेक्शन 3 में ये बोला है कि जो भी ऑफेंडर आएगा उसे जेल भेजने की बजाय उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। सॉरी, तो किस सेक्शन के तहत इसे चेतावनी देके छोड़ दिया जाएगा? तो ये थेफ्ट अंडर सेक्शन 379। तो जो चोरी की है सेक्शन 379 आईपीसी के, उसके अंतर्गत उसको छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 3 क्या बोलता है देख लेते हैं। सेक्शन 3 कोर्ट को ये शक्ति देता है कि अगर कोई छोटे या पहली बार कोई किए गए अपराध के लिए अगर अपराधी को बिना जेल भेजे मतलब आता है तो उसे बिना जेल भेजे सिर्फ एक सख्त चेतावनी एडमोनिशन देकर रिहा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे किस किस सेक्शन के तहत चेतावनी दी जा सकती है? तो सेक्शन 379, 380, 381 जो चोरी से रिलेटेड थे, बेईमानी से संपत्ति हड़पना 404 और धोखाधड़ी से सेक्शन 420। ये पुराने एक्ट जो हैं उसके अकॉर्डिंग आईपीसी के दिए गए हैं। और या ऐसा कोई अपराध जिसमें अधिकतम 2 वर्ष या उससे कम की सजा दी गई हो और साथ में जुर्माना हो या ना हो, तो इन अपराधों में सेक्शन 3 के अंतर्गत चेतावनी देके छोड़ा जा सकता है। अपराधी के खिलाफ पुराना कोई अपराध, इसके लिए कंडीशन है कि अगर पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई अपराध साबित नहीं हुआ हो और कोर्ट अपराधी के चरित्र, उसकी उम्र और अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस करे कि उसे जेल भेजने के बजाय चेतावनी देकर सुधारने का मौका देना बेहतर होगा। तो शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन सिद्ध ना हुआ हो तभी ये सेक्शन 3 लागू होगी, है ना। आईपीसी के 379, 380, 381, 404, 420 या 2 वर्ष तक की सजा वाले जो भी अपराध होंगे उस पर ये लागू होगा। और कोर्ट को ये लगना चाहिए कि चेतावनी देकर छोड़ देना उचित है, तभी यहाँ पे दिया जा सकता है। कोर्ट पनिशमेंट देने के बजाय क्या करेगी? चेतावनी देकर एडमोनिशन देकर छोड़ देगी। प्रीवियस कन्विक्शन में क्या शामिल है? तो प्रीवियस कन्विक्शन में सेक्शन 3 या 4 के अंतर्गत कोई आदेश पारित ना किया गया हो, ठीक है, सजा से रिलेटेड। पहले ऐसे
उसका या उसको पहले भी छोड़ा है फिर उसने वापस ये वाला अपराध किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 4 अलाउज रिलीज ऑन प्रोबेशन फॉर ऑफेंस एक्सेप्ट दोज पनिशेबल विथ। तो यहाँ पे वाला सेक्शन 4 अलाउ करता है रिलीज प्रोबेशन पर, लेकिन किन मामलों में नहीं ये अप्लाई है। तो ये अगर डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंसेस है तो वहाँ पर यहाँ पर प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित होने योग्य नहीं है, तो अदालत उसे तुरंत सजा देने के साथ समाज में अच्छे आचरण के साथ रहने का मौका दे सकती है। मतलब अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास देना ऐसा अपराध नहीं है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा रहा है ना, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पे उसको अच्छे आचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा कि वो अच्छा आचरण करेगा और उससे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। अगर अगर ऑफेंस ऐसा है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से, तो यहाँ पर फिर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। इसके लिए अदालत क्या करेगी, जो है अपराधी है उससे बॉन्ड भरने के लिए कहेगी, जो बिना श्योरिटी या श्योरिटी के साथ हो सकता है, और मैक्सिमम पीरियड कितना है 3 ईयर। जो बॉन्ड की अवधि है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो सकती है। इस अपराध के दौरान अपराधी को अदालत के आदेशानुसार शांति बनाए रखनी होगी और अच्छा व्यवहार करना होगा। बॉन्ड की शर्तों में यह भी शामिल किया जा सकता है कि अपराधी को किसी परीक्षा अधिकारी की निगरानी में रखा जाए। तो बॉन्ड अगर भराया जाएगा तो उसमें ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि वो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी निगरानी में रहेगा। फैसला लेते समय अदालत अपराधी के गृह स्थान, उसके चरित्र और मानसिक स्थिति की जांच अनिवार्य रूप से करती है। ठीक है, तो ये सेक्शन 4 में दिया। तो सेक्शन 3 में हमने देखा था कि जो छोटे अपराध है जो 2 वर्ष तक के लिए, वहां पे वो चेतावनी देकर छोड़ देगी। और सेक्शन 4 में दिया है अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं है और ऐसे किसी अपराध में कोर्ट को लगता है कि छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पे उससे बॉन्ड भरवा के सदाचार के लिए, गुड बिहेव के लिए बॉन्ड भराया जाएगा, जो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो सकता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 5 द कोर्ट कैन ऑर्डर द रिलीज ऑफेंडर टू पे। धारा 5 के तहत अदालत रिहा किए गए अपराधी को क्या भुगतान करने का आदेश दे सकती है। तो यहाँ पर अगर उसे छोड़ा जा रहा है तो उसको भुगतान करने के लिए कंपनसेशन टू विक्टिम और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ये पे करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। जब कोर्ट किसी अपराधी को धारा 3 में चेतावनी या धारा 4 में सदाचार परिवीक्षा के तहत रिहा करती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय न मिले। सेक्शन 5 में अदालत को यह अधिकार देती है कि वो अपराधी को निम्नलिखित भुगतान करने का आदेश दे। तो क्या क्या भुगतान करने के लिए बोल सकता है, तो मुआवजा कंपनसेशन देने के लिए बोल सकता है। कंपनसेशन जो पीड़ित व्यक्ति को जो भी नुकसान या चोट हुई है उसकी भरपाई के लिए। कॉस्ट तो जो मुकदमे की कार्रवाई है उसके लिए कानूनी खर्च या लागत आई है उसे चुकाने का आदेश दे सकते हैं। यदि अपराधी ये राशि नहीं चुकाता है तो अदालत उसे दीवानी मामले की डिक्री या जुर्माने की तरह वसूल कर सकती है। यदि पीड़ित को बाद में कोई दीवानी मुकदमा दर्ज कर मुआवजा मांगना पड़े तो इस धारा के तहत मिला पैसा उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर कोई सिविल सूट के तहत भी अगर वो मुकदमा दर्ज करता है, मुआवजा मांगता है ना, तो यहाँ पर अगर इस सेक्शन के तहत अगर उसे मुआवजा मिला है तो यहाँ पे सिविल कोर्ट उसको ध्यान में रखते हुए एडजस्ट करेगी। सेक्शन 6 places a restriction on sending offenders to prison if they are under the। धारा 6 कितने वर्ष के कम आयु के अपराधी को जेल भेजने से प्रतिबंधित करती है ना। तो ये जो एज लिमिट है वो है 21 ईयर। तो 21 साल से कम का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जेल भेजने पर मना किया गया है। और अगर भेजा जाता है तो यहाँ पे कोर्ट को रीज़न देना होगा कि क्यों भेजा है। तो ये सेक्शन युवा अपराधियों के कल्याण के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को जेल के खूंखार और पुराने कैदियों के बुरे प्रभाव से बचाना है। यदि किसी अपराधी की उम्र 21 वर्ष से कम है और उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा नहीं है, तो अदालत उसे सीधे जेल नहीं भेज सकती है।
अदालत का ये कर्तव्य होगा कि वो धारा 3-4 के तहत उसे रिहा करने पर विचार करे। यदि अदालत को लगता है कि अपराधी का चरित्र इतना खराब है कि उसे जेल भेजना ही पड़ेगा, तो अदालत को अपने फैसले में लिखित रूप में विशेष कारण स्पेशल रीजन दर्ज करने होंगे। इसके लिए अदालत को प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट को भी देखना होगा ताकि वह मुजरिम की पूरी पृष्ठभूमि को समझ सके। नेक्स्ट है द रिपोर्ट सबमिटेड बाय अ प्रोबेशन ऑफिसर टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 7 इज। तो धारा 7 के तहत पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट कैसी होती है? तो ये कॉन्फिडेंशियल होती है ना। तो ये लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसका जो समरी है, जो सार है, वो जो ऑफेंडर है उसको बता सकता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। सेक्शन 7 बोलता है कि प्रोबेशन ऑफिसर जब किसी अपराधी के परिवार, समाज या उसके जो भी मैनर है, मानसिक स्थिति की जांच करके अदालत को रिपोर्ट देता है, तो उस रिपोर्ट को गोपनीय माना जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि अपराधी की निजी जिंदगी की बात सार्वजनिक न हो। ठीक है, लेकिन न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यदि अदालत उचित समझे तो वह इस रिपोर्ट का जरूरी या प्रासंगिक हिस्सा अपराधी या उसके वकील को बता सकते हैं। और कोर्ट क्या कर सकता है? अपराधी को उस रिपोर्ट में लिखी गई बातों के विरुद्ध में खिलाफ में कोई सबूत या स्पष्टीकरण देने का मौका भी दे सकता है, ताकि क्या हो, फैसला निष्पक्ष रूप से किया जाए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टोटल ड्यूरेशन फॉर विच अ प्रोबेशन बॉन्ड कैन बी एक्सटेंडेड और वेरिड। तो परीक्षा बॉन्ड की शर्तों में बदलाव करके इसकी कुल अवधि को अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये सेक्शन में ही बोला है कि मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही हो सकता है ना, जो बॉन्ड भराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 वर्ष दिया है तो बाद में वेरी करके मैक्सिमम आप 3 वर्ष तक कर सकते हैं। तो टोटल 3 साल तक का ही यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। जब किसी अपराधी को धारा 4 के तहत प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है तो समय के साथ उसकी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। धारा 8 अदालत को बॉन्ड की शर्तों में संशोधन करने की शक्ति देती है। तो यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उसके जो ड्यूरेशन है उसको मतलब घटा बढ़ा सकते हैं या फिर उसको रद्द कर सकते हैं। यदि परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से लगता है कि अपराधी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है तो कोर्ट क्या करेगी? बॉन्ड की शर्तों में मतलब ढीला कर सकती है, शिथिल कर देगी, बॉन्ड की अवधि को कम कर सकती है। इसके विपरीत इसका आचरण संदेहास्पद हो लग रहा है तो शर्तों को मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देगी, कड़ा कर देगी, कठिन बना देगी और अवधि को बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कानून की सीमा यह है कि किसी भी परिस्थिति में बॉन्ड की कुल अवधि जो है 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। और जब ऐसा चेंजेस किया जा रहा है, अपराधों की शर्तों में बदलाव किया जा रहा है, तो नए जमानतदार लाने से मना करते हैं तो अदालत उसे मूल अपराध के लिए सजा सुना सकती है। और ऐसा चेंज करने पे अगर उसको श्योरिटी लाने का बोला जा रहा है कि नया लेके जाए और वो मना करता है तो फिर यहाँ पर जो ओरिजिनल अपराध है उसके लिए सजा सुना दी जाएगी। नेक्स्ट है If an offender fails to follow the probation bond condition, the court may issue। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है? वारंट इशू कर सकती है, वारंट ऑफ अरेस्ट और समन। तो ये धारा उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करती है जो अदालत द्वारा दिए गए सुधरने के मौके का गलत फायदा उठाते हैं और बॉन्ड की शर्तों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि अगर उल्लंघन किया गया है तो उसको उसे वापस बुलाने के लिए समन जारी कर सकती है या सीधे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। और जब कोर्ट के सामने उसको लाया जाता है तो उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उसके बाद क्या उल्लंघन साबित हो जाता है तो मूल अपराध के लिए सीधे जेल की सजा सुना सकती है, या फिर उल्लंघन पहली बार हुआ है और छोटा है तो बिना बॉन्ड तोड़े उस पर 50 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। तो यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है 50 रुपए तक का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 10 विच के तहत बॉन्ड और जमानतदारों से संबंधित प्रावधानों पर कौन सा कानून लागू होगा? तो यहाँ पे जो कानून लागू होगा वो सीआरपीसी, जो भी बॉन्ड से रिलेटेड जो भी प्रोविजन लगेंगे वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग लगेंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन पास एन ऑर्डर अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोर्ट ये ऑर्डर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर के तहत एक्ट के तहत ऑर्डर पास कर सकता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मतलब ऑल ऑफ द अबव कोई भी कोर्ट कर सकती है, क्योंकि कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा बोला गया है कि जिसके पास राइट है देने का वो कोई भी कोर्ट हो सकता है। तो सेक्शन जो बोलता है यह धारा क्षेत्राधिकार और अपीलीय शक्तियों को तय करती है। इस अधिनियम के तहत किसी अपराधी को प्रोबेशन पर छोड़ने पर आदेश कोई भी ऐसा अदालत दे सकती है जिसके पास उस अपराध की सुनवाई करने की शक्ति है, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। यदि निचली अदालत किसी अपराधी को प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार कर देती है तो अपराधी उसके खिलाफ अपील कर सकता है। ठीक है, यदि इसी तरह यदि उच्च अदालत हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपने पुनरीक्षण या अपील के अधिकार का इस्तेमाल कर रही है तो वह निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द करके अपराधी को प्रोबेशन पर छोड़ने का आदेश खुद भी पारित कर सकती है। ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट भी देख रही है अपने पुनरीक्षण की शक्ति के या अपील के तहत, तो यहाँ पर जो निचली अदालत ने उसको सजा दी उसको रद्द कर कर वो प्रोबेशन पर भी वो खुद भी आदेश पारित कर सकते हैं। ये जो दिया है सेक्शन 11 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 12 रिमूव्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन दैट अटैचेस टू अ पर्सन ड्यू टू हिज और हर। मतलब धारा 12 में बोला है कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर सजा मिलती है तो वो उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन क्या लग जाती है कि वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है ना। मतलब वहाँ पे क्योंकि फॉर्म भरने में लिखा आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है कि कोई कन्विक्शन हुआ है या कोई, तो वहाँ पे उसे सरकारी जॉब नहीं मिल सकती या वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है अगर वो कन्विक्ट हो गया है तो। लेकिन सेक्शन 3-4 के तहत अगर उसको छोड़ा गया है ना तो वहाँ पे उसका रिकॉर्ड क्लीन माना जाता है, तो यहाँ पे उसके साथ कोई डिस्क्वालिफिकेशन अटैच नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है कन्विक्शन अंडर दिस एक्ट। तो धारा 12 में किसी व्यक्ति को किसी कारण से लगने वाली अयोग्यता से राहत प्रदान करती है अगर उसको जैसे दोष सिद्धि के कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन लग रही है उससे राहत दिला रहा है सेक्शन 12। यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, तो सेक्शन 12 एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 13 इज प्लेस्ड अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ। तो ये किसके नियंत्रण में काम करता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में प्रोबेशन ऑफिसर काम करता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो टू इन्वेस्टिगेट क्राइम सीन्स, नहीं ये नहीं है। टू इंक्वायर इनटू अ बैकग्राउंड ऑफ ऑफेंडर एंड सुपरवाइज देम, तो ये राइट ऑप्शन है। बाकी अंतिम फैसला सुनाना या मैंने जेलों का प्रबंध करना ये ऑप्शन नहीं, ये काम नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट है। तो यह धारा पर्यवेक्षी अधिकारी के कानूनी कर्तव्यों का विवरण देती है जो इस प्रकार है जांच करना, अदालत के आदेश पर अपराधी की पृष्ठभूमि, ठीक है, उसके बैकग्राउंड की जांच करना, उसके घर के माहौल और चरित्र की जांच करना ताकि अदालत तय कर सके कि उसे प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं, तो ये काम इसकी ड्यूटी है। निगरानी करना, सेक्शन 4 के तहत अगर छोड़ा गया है तो उस अपराधियों की कड़ी निगरानी करना और देखना कि वे शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, मार्गदर्शन और सहायता करना और मुआवजा दिलाना, अगर धारा 5 के तहत अगर कोई मुआवजा देने की बात की गई है तो फिर उससे वसूल कर मतलब अदालत क्या जो वसूल करेगी ना उसमें मदद करेगा। और अदालत को समय समय पर अपराधियों के आचरण की रिपोर्ट सौंपना इसका ड्यूटी होगी। नेक्स्ट है एवरी प्रोबेशन ऑफिसर इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ। तो ये आईपीसी में जो सेक्शन 21 है उसके तहत ये पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 15 मेंशन करती है कि कानूनी रूप से स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम
के तहत काम करने वाले सभी पर्यवेक्षी जो प्रोबेशन ऑफिसर है जब अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे तो वो आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 16 प्रोटेक्ट्स ऑफिसर फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग फॉर एक्शन डन इन। तो धारा 16 क्या कर रही है, तो ये जो गुड फेथ में अगर कोई भी ऑफिसर काम कर रहा है या तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है कि उसके विरुद्ध कोई लीगल कार्यवाही नहीं होगी। तो यह धारा राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या किसी भी परिवीक्षी अधिकारी को कानूनी मुकदमे से सुरक्षा प्रदान करती है। इसे सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण कहते हैं। सेक्शन 17 के तहत इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो यहाँ पे जो नियम बनाने की शक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 17 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है Section 18 clarifies that the act does not affect the operation of which of the following laws। तो किस लॉ पर ये एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिफॉर्मेटरी जो सुधार स्कूल अधिनियम है, रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट, उस पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो एक्ट है जो सेक्शन 18 है ये एक सेविंग क्लॉज है। जो सुधार स्कूल अधिनियम 1897 बच्चों व बाल अपराधियों के इलाज, प्रशिक्षण व पुनर्वास से संबंधित राज्यों किसी भी अन्य कानून जैसे विभिन्न चिल्ड्रन एक्ट या बोस्टल स्कूल एक्ट के प्रावधानों को ये प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के भी कुछ विशेष धाराओं के तहत दी जाने वाली सजाओं पर भी इसका असर सीमित रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से एक्ट पर इस एक्ट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सुधार स्कूल अधिनियम, बच्चों से रिलेटेड जो एक्ट है वो, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इन एक्ट पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें इस एक्ट में टोटल सेक्शन जो है 19 है और यहाँ हमारा एक्ट खत्म होता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।